वेलकम क्लास। आज हम लोगों को देख रहे हैं, स्टडी करना है नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, उससे जानने से पहले हम लोगों को ये सर्च करना है, ये देखना है कि ऑस्मोसिस क्या होता है। और ऑस्मोसिस से पहले हम लोगों को बात करनी है डिफ्यूज़न के बारे में। तो डिफ्यूज़न से हम लोगों को स्टार्ट करते हैं। डिफ्यूज़न क्या होता है? पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जैसे कि इंसेंस स्टिक है, कमरे में के कॉर्नर पे रखी हुई है, तो उसकी जो स्मेल है वो पूरे के पूरे कमरे में फैल जाती है। ऐसे ही परफ्यूम की शीशी है, परफ्यूम की स्मेल पूरे कमरे में फैल जाती है। तो ये जो प्रोसेस होता है, पार्टिकल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जो मूवमेंट होता है, इसी को हम डिफ्यूज़न कहते हैं। बात आती है ऑस्मोसिस के। तो ऑस्मोसिस की स्टडी करने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये डायग्राम पे देखते हैं। इस डायग्राम से हमें ये क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ऑस्मोसिस प्रोसेस किसे कहते हैं। तो ऑस्मोसिस के लिए हम लोग ये डायग्राम मेंशन करते हैं। तो डायग्राम में हमने यू शेप की एक ट्यूब ली हुई है। इसमें एक साइड में मैंने प्योर वाटर, मैं बोल सकता हूँ प्योर सॉल्वेंट है, और अनदर में एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन। अगर मैं ये देखता हूँ कि इसकी जो कंसंट्रेशन है, तो इसकी कंसंट्रेशन लेसर है, लेसर कंसंट्रेशन, और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो हायर है, हायर कंसंट्रेशन। बात ध्यान रहेगी, लोअर कंसंट्रेशन, लेसर कंसंट्रेशन एंड हायर कंसंट्रेशन, इनके बीच में हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा रखी है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो होती है जो कि किसी सॉल्वेंट को ही, सॉल्वेंट के लिए पर्टिकुलरली परमिएबल है, सॉल्यूट पार्टिकल्स के लिए परमिएबल नहीं है, क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल्स बड़े होते हैं, सॉल्वेंट पार्टिकल्स छोटे होते हैं। तो छोटे पार्टिकल्स इसके दोनों साइड में आ जा सकते हैं, लेकिन जो बड़े पार्टिकल, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, वो इसमें नहीं आ जा सकते। तो इस कंडीशन में होता क्या है, इस प्रोसेस में कॉमन फिनोमिना है। यहाँ पर हम देखते हैं जो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं, लेसर कंसंट्रेशन में सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव करते हैं हायर कंसंट्रेशन की तरफ। इतनी बात समझ में आ जाएगी। यहाँ पर क्या है कि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स वो मूव करते हैं हायर कंसंट्रेशन की तरफ। अब इससे होगा क्या, इससे लेवल बढ़ जाएगा सॉल्यूशन साइड में, सॉल्यूशन साइड में हाइट बढ़ जाएगी, ये डेल्टा, ये एच हाइट बढ़ जाएगी। इसके बढ़ने पर ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये जो प्रोसेस है क्या है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, हम कर सकते हैं मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, to higher concentration is called osmosis, is called osmosis। इसी को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ये बात समझ में आ जाएगी। इस डायग्राम के थ्रू हम लोग ये चीज़ समझा सकते हैं, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करना है, उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। यहाँ पर जो लोअर और हायर कंसंट्रेशन है, इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग कुछ वर्ड्स हैं जो कि इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जैसे कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये तीन वर्ड हैं जिनका हम इस्तेमाल काफ़ी बार किया जाता है, ये टेक्निकल वर्ड है। तो हम लोग ये ध्यान रखेंगे, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है और इसकी कंसंट्रेशन कम है। कंसंट्रेशन को हम C से डिनोट कर देते हैं। सपोज ये C1 है, ये C2 है,
कंसंट्रेशन ऑफ C1 इज लेसर देन कंसंट्रेशन ऑफ C2। तो इस तरह से अगर हम ये देखें, जिसकी कंसंट्रेशन हायर है उसे हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसे क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जिसकी कंसंट्रेशन कम है इसे कहेंगे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर अब ये वर्ड आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन कब होगा? जब C1 इज इक्वल टू C2। जब दोनों सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है सेम रहती है तब हम उस कंडीशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ये वर्ड ध्यान रखने हैं, इन वर्ड को इस्तेमाल काफ़ी बार होता है एग्जाम में। आपके पास लेसर और लार्जर कंसंट्रेशन ना दे करके आपको आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के नाम दिए जाएंगे। इस बात को याद रखेंगे। ये बात, इसी चीज को उतार लीजिए। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, इसे नोट डाउन करना है। ऑस्मोसिस इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, इसको भी याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके पॉइंट्स आपके पास आ सकते हैं, तो ये चीज याद रखेंगे। ओके, ऑस्मोसिस देखने के बाद हमने इसके जो रिलेटिंग टर्म है आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इससे एक न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में या कोई भी एक क्वेश्चन, गिव रीजन, कुछ भी क्वेश्चन आपको एक एग्जाम में जरूर मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को 3 कंडीशन दी है, आइसोटोनिसिटी, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें आपके लिए एग्जाम्पल में यहाँ पर कुछ भी रखा जा सकता है। यहाँ पर अगर एग है, एग का एग्जाम्पल दे सकते हैं, किशमिश है उसका एग्जाम्पल दिया जाता है, फ्रूट्स है, मैंगो है, या ब्लड सेल, ब्लड सेल का एग्जाम्पल भी दिया जा सकता है। स्टोरी क्या होती है कि एग सेल, जैसे ही अगर हम ये देखें, कोई भी एग या फिर ब्लड सेल्स मैंने किसी आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डाली, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखने के बाद इस पर क्या इफेक्ट होता है, ब्लड सेल पर क्या इफेक्ट होता है। तो ब्लड सेल पे इफेक्ट क्या होगा? आइसोटोनिक का वर्ड का मीनिंग क्या है कि ये जो C1, इनकी दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है। अगर दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स यानी कि सॉल्वेंट का मूवमेंट किधर भी साइड में नहीं होगा। जब किधर भी साइड में नहीं होगा तो इसका मतलब होता है नो इफेक्ट। इसका मतलब कोई इफेक्ट नहीं होगा। सेकंड सिनेरियो देखते हैं। एक ब्लड सेल है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखी हुई है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में का मतलब है कि C2 इज ग्रेटर देन C1। कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन द ब्लड सेल। ब्लड सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है उससे ग्रेटर है। अब हमने क्या कहा था कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। तो सॉल्वेंट का मूवमेंट यानी कि वाटर का मूवमेंट लोअर कंसंट्रेशन से C1 से बाहर की तरफ होगा। अब C1 से अगर बाहर की तरफ होगा तो होगा क्या? ये जो सेल है ये कैसी हो जाएगी? ये विल्ट हो जाएगी। विल्ट हो जाएगी यानी कि सिकुड़ जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, क्योंकि इससे जो वाटर है, वाटर का मूवमेंट बाहर आ रहा है। अनदर थिंग इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि ये जो सेल है वो एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखी हुई है। हाइपरटोनिक का मतलब, हाइपोटोनिक का मतलब होगा C2 इज लेसर देन C1। इस C1 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, C2 की कंसंट्रेशन कम है। फिर वही सिनेरियो है कि होगा क्या, क्योंकि C2 की कंसंट्रेशन कम है तो C2 से जो पार्टिकल्स हैं, सॉल्वेंट पार्टिकल है, वो C1 के अंदर जाएंगे और C1 के अंदर जाने से ये जो सेल होगी वो क्या हो जाएगी? ये स्वेल हो जाएगी, स्वेल्स अप एंड बस्ट एंड फाइनली बस्ट, और फाइनली क्या हो जाएगी? ये बस्ट हो जाएगी। ठीक है, ये कंडीशन फर्स्ट है, कंडीशन सेकेंड एंड कंडीशन थर्ड। लाइकवाइज इसका फाइनल क्या हो जाता है कि ये जो सेल है, सेल विल श्रिंक। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको ध्यान रखना। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और एक बात और ध्यान रखेंगे, 0.91% सॉल्यूशन जो होता है ऑफ NaCl इज आइसोटोनिक
इज आइसोटोनिक विद ब्लड से। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। 0.91 सॉल्यूशन जो NaCl का उसे हम सेलाइन वाटर भी कहते हैं, सेलाइन वाटर भी बोला जाता है। ध्यान रखेंगे ये एग्जाम्पल को। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे लगता है। तो ये प्रोसेस को तो हमने समझ लिया था कि यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन दैट इज सॉल्वेंट, इसे हमने सॉल्वेंट कहा था और इसे मैंने सॉल्यूशन कहा था। तो जो सॉल्वेंट है ये वाटर है और सॉल्यूशन कोई भी सॉल्यूशन, वाटर के साथ कोई भी सॉल्वेंट उसमें डिसॉल्व करते हैं तो वो सॉल्यूशन बन जाता है। यहाँ पर हमने कहा था ये जो प्रोसेस है इसमें सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है। सॉल्वेंट पार्टिकल्स का इधर मूवमेंट हो गए, इसकी हाइट रेज होगी और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ऑस्मोसिस, जो ऑस्मोसिस है वो क्या होता है, स्टॉप हो सकता है, स्टॉप हो जाएगा, ऑस्मोसिस स्टॉप। और डिक्रीज और मे बी रिवर्स, ये वो कैसे होगा। देखिए सॉल्यूशन जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तो यहाँ पर एक कंडीशन आएगी कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये इधर से उधर जा रहे हैं तो ये वापस भी आने लगते हैं, ये वापस भी आने लगते हैं। क्यों आने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक हाइट बढ़ने के साथ साथ इस पर एक प्रेशर भी क्रिएट होने लगता है, एक प्रेशर क्रिएट होने लगता है। जैसे कि हम जानते हैं P = HdG, ये बात जानती है। तो ऑब्वियसली हाइट बढ़ेगी तो इसके एक प्रेशर क्रिएट होने लगता है। प्रेशर क्रिएट होने पर ये जो पार्टिकल्स हैं, जो कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इधर मूव कर रहे थे, वो वापस भी आना स्टार्ट कर देते हैं। और ये जो फिनोमेना है इसे कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये जो प्रोसेस है डायनेमिक इक्विलिब्रियम में पार्टिकल्स इधर से उधर, सॉल्वेंट पार्टिकल्स ही SPM के दोनों ओर मूव करने लगते हैं। तो इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम, ये जो होता है ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाती है। किसके कारण से हुई, प्रेशर के कारण से हुई। तो सॉल्यूशन साइड में एक प्रेशर क्रिएट होता है, सॉल्यूशन की साइड में जो प्रेशर क्रिएट होता है जो कि ऑस्मोसिस जो फिनोमिना है इसे स्टॉप कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है और में रिवर्स कर सकता है। इसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, इसी को ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर फ्रॉम solution side that stop the process of osmosis is called osmotic pressure. It is denoted by pi. इसे पाई से डिनोट किया जाता है और पाई इज इक्वल टू CST। ये जो S है इट इज इक्वलेंट टू गैस कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम इसे सॉल्यूशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, सॉल्यूशन कांस्टेंट, सॉल्यूशन कांस्टेंट। ये जो S है ये क्या होता है, सॉल्यूशन कांस्टेंट होता है। पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, C फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और T है टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। इससे हम इसे लगाते हैं। तो पाई इज इक्वल टू CST, कंसंट्रेशन जो होती है C इज इक्वल टू N/V। ये मोलर कंसंट्रेशन है, इसी मोलर कंसंट्रेशन में आता है। तो पाई इज इक्वल टू N/V
इंटू एस टू टी। तो पाई इज इक्वल टू पाई इंटू वी इज इक्वल टू एन एस टी, और n इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो पाई v इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास इंटू एस टी। इसका फॉर्मूला पाई का क्या बन जाता है, पाई इज इक्वल टू W अपॉन m इंटू वी एस टी। ये हमारा फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है। अब इसमें अगर हम देखें फिर वही क्वेश्चन आता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। यस, ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि ये मोलैरिटी पर डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। ड्यू टू पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, सो इट इज़ अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब प्रॉब्लम आती है कि भाई क्या इससे मोलर मास निकाल सकते हैं हम, तो ये सॉल्यूट का मोलर मास है। ऑब्वियसली ये किसका मास है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, यहाँ पर भी ये भी डब्ल्यू बी एम बी, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। तो यहाँ पर एम बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू बी अपॉन पाई इंटू एस इंटू टी। तो यहाँ से ये बात आ जाएगी। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इससे हम निकाल सकते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमारा आ जाएगा। तो ये बात ध्यान रखेंगे, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक के प्रेशर के बारे में इतना ही होता है। इससे न्यूमेरिक हम लोग करके देखेंगे। एस क्या होता है ये पूछा जाता है, व्हाट इज एस, एस इज द सॉल्यूशन प्रेशर एंड इक्वलेंट टू द गैस कांस्टेंट। ये सॉल्यूशन कांस्टेंट है जो कि गैस कांस्टेंट के इक्वल होता है, जैसे कि आर। तो इसी वजह से किसी बुक में आपको एस इज इक्वल टू आर मिले, तो यानी कि ये जो फार्मूला करवाता था वो सी आर टी भी हो जाता है। ये सी आर टी भी आपको बुक्स में दिखाई देगा। तो सेम ही बात है, पूछ लेते हैं सी एस टी एस क्या होता है। तो ये ऑल अबाउट द ऑस्मोटिक प्रेशर, ये ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बताना है हमें। ओके, थैंक यू। और इसमें रिवर्स ऑस्मोसिस पूछा जाता है। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, जब प्रेशर से ज़्यादा हम एक एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट कराते हैं, नॉर्मल प्रेशर से ज़्यादा एक एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट कराते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं ये मूव करने लगते हैं किधर की तरफ को, सॉल्वेंट की तरफ को, प्योर सॉल्वेंट की तरफ को। तो उसे हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। क्योंकि ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स through semi-permeable membrane to higher concentration of the solution. Reverse osmosis क्या होता है, movement of solvent particles from solution to solvent side, ये बात, या from higher concentration to lower concentration, ये होता है। ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम लोग करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल है 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन। वी हम लोगों को दे दिया है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन कंटेन्स 1.26 ग्राम, 1.26 ग्राम यानी कि डब्ल्यू बी हम लोगों को दे दिया है। वी दे दिया है, डब्ल्यू बी दे दिया है। ऑफ अ प्रोटीन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑफ सॉल्यूशन एट टी आपको दे दिया है, इज फाउंड टू बी, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर भी आपको दे दिया है। पाई, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन, तो कैलकुलेट कर लेना है। एस भी आपको दे दिया है। तो फार्मूला हमारा उसी से चलेंगे, दैट इज पाई इज इक्वल टू एन अपॉन वी। तो एन क्या होता है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, तो एन अपॉन वी, ये हो गया एन अपॉन वी इंटू सी आर टी। सी की जगह ये आ गया और आर की जगह सी एस टी, एस या आर हमने देख लिया। तो डब्ल्यू क्या दिया है, डब्ल्यू बी आपको दे दिया 1.26 ग्राम, 1.26 ग्राम, ये डब्ल्यू दे दिया।
एस आपको दिया हुआ है 0.083 लीटर बार, प्रेशर आपका बार में होगा, ST इंटू 300 केल्विन। और MB मोलर मास आपको निकालना है, तो मोलर मास आप यहाँ पे निकाल दीजिए। पाई आपको दी है 2.57 इंटू 10⁻³ बार, 10⁻³ बार में दिया है, प्रेशर भी बार में है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है इंटू V दिया है, इसे लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो दैट इज़ 0.20 लीटर, क्योंकि हमारे पास S लीटर में दिया गया है। तो इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो MB जो आ जाएगा, इसे लिखिए, MB भी आएगा इसमें, MB कैलकुलेट करके लिख लेंगे। तो यहाँ पर आ जाता है आंसर, इसका निकाल लेंगे 61039 ग्राम पर मोल, ये इसका आंसर आ जाता है। मेथड देख लेना है, पाई इक्वल टू वैल्यू, ये आपको कैलकुलेट करके निकाल लेनी है, ये वैल्यू आपको निकल जाएगी। ठीक है, तो ये ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के लिए नेसेसरी कंडीशन ये है, नेसेसरी कंडीशन क्या होती है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो द सॉल्यूशन मस्ट बी वेरी डाइल्यूट, सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होना चाहिए। सॉल्यूट कुड नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट विद द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के साथ जो सॉल्यूट है वो किसी तरह की कोई रिएक्शन उसके बीच में नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमारी इस तरह से आती हैं। अगर नहीं है, अगर ऐसा नहीं होता तो अगर ये एसोसिएट और डिसोसिएट हो जाता है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ इसके अनुसार हमारी नहीं आती। ध्यान रखिएगा, शर्त भी इसमें ध्यान रखनी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के लिए क्या क्या शर्तें हैं। सॉल्यूशन मस्ट बी वेरी डाइल्यूट, सॉल्यूट कुड नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट विद द सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूट आयनाइज भी नहीं होना चाहिए, एसोसिएट भी नहीं होता है, और कुड नॉट रिएक्ट, कैन नॉट रिएक्ट विद द सॉल्यूशन, रिएक्शन भी उसकी सॉल्यूशन के साथ नहीं होनी चाहिए।